ओके, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि आपका कोई भी प्रॉफिट या गेन होगा जो कि ट्रांसफर से हुआ है, कैपिटल असेट के ट्रांसफर से प्रीवियस ईयर में आपको जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्स होगा, उसे उस ईयर की इनकम मान ली जाएगी, यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम मान करके टैक्स कर दिया जाएगा जब ट्रांसफर हुआ होगा। दैट मीन सिंपल अगर मैं चार्जिंग सेक्शन को बोलूं तो जिस ईयर में आपने अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर करा है उस ट्रांसफर से जो भी गेन हो रहा है वो ट्रांसफर वाले साल में टैक्सेबल हो जाएगा। अभी कैपिटल असेट किसे बोलते हैं, तो कैपिटल असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को कैपिटल असेट बोला जाता है जो बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के काम में आ रही हो या नहीं आ रही हो। ठीक है, एफआईआईज की जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें भी कैपिटल असेट बोला जाता है, और जो यूलिप्स होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं, जो कि 1 फरवरी 21 के बाद में इशू करे हैं, जिनका प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीडिंग है, ये भी अब कैपिटल असेट की कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या है वो एक्सेप्शंस, तो आपका स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल जो आपके बिजनेस के काम में आ रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह, वो कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। आपकी पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी, लेकिन पर्सनल चीजों में से ज्वेलरी, ड्राइंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या फिर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट को कैपिटल असेट मान लिया जाएगा, ये कैपिटल असेट माने जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी पर्सनल नेचर की प्रॉपर्टी है वो कैपिटल असेट नहीं होता है। अगेन, एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है वो भी कैपिटल असेट नहीं माना जाता है। एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल असेट नहीं मानते हैं। अभी रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम किसे बोलते हैं, पॉपुलेशन वाइज डिफाइंड है ये। पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक के 2 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, जिस जगह की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर के 1 लाख तक है, मोर देन 10,000 बट नॉट मोर देन 1 लाख, 10,000 से 1 लाख तक वाला पॉपुलेशन का 2 किलोमीटर तक का एरिया, 2 किलोमीटर बाहर वाला एरिया रूरल कहलाएगा। 2 किलोमीटर बाहर वाला एरिया रूरल एरिया कहलाएगा। ठीक है, फिर पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर वाला 8 किलोमीटर। इसके अलावा स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स भी कैपिटल असेट माने जाते हैं। टाइप ऑफ कैपिटल असेट, 2 तरीके के कैपिटल असेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करते हैं। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, 12 महीने का टाइम, अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अबव 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस एंड लैंड एंड बिल्डिंग, अप टू 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अबव 24 मंथ्स लॉन्ग टर्म। और इनके अलावा और कोई भी असेट है तो वो 36 महीने तक शॉर्ट टर्म में जाते हैं और 36 महीने के बाद में लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, 36, 24 और 12 महीने जो है वो आपको कब से कंसिडर करने हैं, ये आपको कंसिडर करने हैं जिस दिन असेट एक्वायर करा उसे इंक्लूड करना है, और जिस दिन असेट ट्रांसफर करा उसे एक्सक्लूड करना है। डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मैटर नहीं करती है। अभी आगे ट्रांसफर किसे बोला जाता है, तो ट्रांसफर सिंपली होता है आपने कोई सेल करा, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, इसे भी ट्रांसफर बोला जाएगा। ठीक है, आपकी
शेयर कैपिटल कम हुई है वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। फिर कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर करिए वो भी ट्रांसफर होगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल असेट बनता है, पीजीबीपी में जाता है, कैपिटल असेट से स्टॉक इन ट्रेड बना, कैपिटल गेन हेड में आएगा। नेक्स्ट, मेच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स की मेच्योरिटी पे आपको जो मिलता है इसका डिस्काउंट कहां जाता है, पीजीबीपी के अंदर, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड सेक्शन 36। ठीक है, आगे, allowing the possession of any immovable property in part performance of contract अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब आपने पहले ही ट्रांसफर कर दिया है, अपने पोजेशन दे दिया, ट्रांसफर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पोजेशन पहले दे दिया। ठीक है, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आप मेंबर बन गए हो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के, ये सब कुछ आपके ट्रांसफर माने जाते हैं। ठीक है, अभी किन किन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं, तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटल असेट जो आपको एचयूएफ के टोटल या पार्शियल पार्टीशन पे जो भी असेट्स मिले हैं वो ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं। गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट पे जो भी मिला है वो भी ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है, ईसॉप को फिर ट्रांसफर मान लिया जाएगा, वरना इस केस में क्या होता था, बहुत ही ज्यादा टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है। ठीक है, आगे 100% होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को, बट 100% सब्सिडरी एंड होल्डिंग रिलेशन होना चाहिए। और दूसरी बात, जिसे ट्रांसफर कर रहे हो जिस कंपनी को, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है। फिर डीमर्जर के केस में ट्रांसफर नहीं होता है, अमलगमेशन के केस में नहीं होता है। एनआर अकाउंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है। ओके, archaeological collections, any transfer of capital asset being any work of art, archaeological collection, manuscripts वगैरह जो आपने म्यूजियम को दी है, किसी भी नेशनल म्यूजियम को, किसी यूनिवर्सिटी को रखने के लिए दी है, प्रिजर्व करने के लिए दी है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम के अंडर आप जो भी देते हो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है। सक्सेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इनटू कंपनी, सोल प्रोप्राइटर अगर कंपनी बनती है तो, लेकिन इसकी कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहली सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरा, प्रोप्राइटर और पार्टनर डज नॉट होल्ड लेस देन 50%, कम से कम 50% होल्डिंग तो आएगी ही आएगी। और तीसरा, डज नॉट रिसीव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन अदर देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और सेम इसी का जैसा कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, कंपनी जो है वो अब क्या बन रही है, एलएलपी बन रही है। कंडीशंस ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम है, पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, 50% वाला, इधर 3 साल, नो अमाउंट इज पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, और सेल्स टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम 60 लाख, और जो असेट है टोटल वैल्यू ऑफ असेट जो है वो 5 करोड़। ये कंडीशंस फुलफिल होगी तभी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अभी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होती है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करा जाता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना पैसा आपको मिला माइनस जो भी एक्सपेंसेस लगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आ गया आपका ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपको सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल जाएगी, एंड देन फाइनली आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन में केवल एक ही चीज चेंज होती है, एंड दैट इज इंडेक्सेशन। लॉन्ग टर्म के अंदर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हो, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हो, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं।
अभी ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट कैसे कंप्यूट करी जाती है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय एक होता है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। CII कौन से साल का लेना है मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसफर्ड ईयर का, और डिवाइड करना है आपको CII कौन से ईयर से, असेट फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी, मतलब सिंपली जिस साल आपने असेट को एक्वायर करा था वो। बट हो सकता है ना असेट आपने एक्वायर ही ना कराओ, असेट आपको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिलाओ, तो प्रीवियस ओनर। ठीक है, तो फिर आपको क्या लेना है, प्रीवियस ओनर। और अगर जो एक्विजिशन है वो 2001 से पहले का है तो 100, तो फिर 100 लेना है आपको। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या कैलकुलेट होती है, सेम तरीके से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय इंप्रूवमेंट कब आया था। अच्छा, 2001 से पहले वाले इंप्रूवमेंट्स को क्या करना है आपको, इग्नोर करना है, उनको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि CII अवेलेबल नहीं होता है। एक्विजिशन को तो इग्नोर कर नहीं सकते, बट इंप्रूवमेंट को तो कर सकते हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस, मंजुला जेशा वाला केस, ये गिफ्ट के केस में आपका लगता है कि आप प्रीवियस ओनर वाला ले सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट आपके पास अवेलेबल है, वरना आप 100 भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हाई कोर्ट वाला जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ये असेसी के पे डिपेंड करता है, असेसी पे डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट, केसेस वेयर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट सबसे पहले पड़ता है लास्ट वाला, डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ट्रांसफर ऑफ सेल या डिबेंचर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी परचेज बाय नॉन रेजिडेंट इन अ फॉरेन करेंसी, इस पे भी नहीं मिलता है। स्लम सेल के केस में भी नहीं मिलता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट। और ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, डिबेंचर या बॉन्ड्स के केस में भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता। मतलब इंडेक्सेशन कहां कहां नहीं मिलता, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्लम सेल के केस में शेयर्स, डिबेंचर्स, इंडियन कंपनी, नॉन रेजिडेंट, और लास्ट डेप्रिशिएबल असेट्स, ये 4 केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, परचेज प्राइस प्लस कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे हैं वो, कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन पे करा है वो, या फिर एनी अदर एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि अब आएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है टोटल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा है, एड ऑन, मतलब जो भी आपने असेट में वैल्यू ऐड करने के लिए जो भी खर्चा करा है, कैपिटल नेचर का। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट छोटा सा ही है, गुडविल के केस में नील लेनी होती है, और 2001 से पहले वाला जो इंप्रूवमेंट है उसको आपको इग्नोर करना होता है, इग्नोर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन होती है देखना, सबसे पहला गुडविल, गुडविल या एनी अदर इंटेंजिबल सेल्फ जनरेटेड है तो ऑफ कोर्स एक्विजिशन नील, किसी से एक्वायर थोड़ी करिए, खुद बनाई है भाई, हमने अपनी गुडविल खुद बनाई है। प्रीवियस ओनर से एक्वायर करिए तो प्रीवियस ओनर जो भी आपकी परचेज प्राइस होगी वो। गुडविल ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 32 में डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया है, तो अब क्योंकि 32 में डेप्रिसिएशन नहीं है गुडविल पे, तो परचेज प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उधर ले चुके हो ना, तो अब इधर उतना बेनिफिट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज्यादा उतना असेसी को बेनिफिट होता है। ये नील, ये परचेज प्राइस, और ये परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, डीम डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे HUF का पार्टीशन, पार्टीशन के केस में प्रीवियस ओनर।
आगे बोनस शेयर्स, इसका ध्यान रखना है, बोनस रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोनस के क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आते हैं। बिफोर 1/4/2001 है एफएमवी, आफ्टर है नील, बिफोर है एफएमवी, आफ्टर है नील, बट बिफोर 1 फरवरी 18 है जिसपे एसटीटी पे करा था, उस केस में थोड़ा सा प्रोविजन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? इन दोनों का मिक्स्ड प्रोविजन लगा देते हैं। ये थोड़ा सा, बस ये एक पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है। बोनस शेयर्स अगर आपको अलॉट हुए थे बिफोर 1 फरवरी 2018, तो क्या लेना है आपको? हायर लेना है फर्स्ट और सेकंड का। अभी फर्स्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 2001 से पहले वाले हैं तो एफएमवी, और 2001 या उसके बाद वाले हैं तो नील। और दूसरा पॉइंट क्या लेना है? लोअर ऑफ एफएमवी या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो लोअर वाले को कंपेयर करना है फर्स्ट से, जो भी हायर होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। समझ आया? लो पहले तो एफएमवी और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, उसे कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट वही 2001 से पहले की है तो एफएमवी, बाद वाली है तो नील, विच एवर इज हायर, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। फिर राइट शेयर्स। राइट शेयर्स के केस में क्या होता है? राइट आपने परचेज करा है तो जितना अमाउंट पे करा है, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग द राइट्स, परचेज प्राइस। अगर राइट आपने सोल्ड कर दिया या रिनाउंस कर दिया किसी को, राइट सोल्ड और रिनाउंस्ड, तो नील, या फिर राइट शेयर्स विच आर परचेज्ड बाय द पर्सन इन हुज फेवर द असेसी हैज रिनाउंस्ड, तो क्या करना है? परचेज प्राइस जितना कंपनी को पे करा वो प्लस जितना अलॉटमेंट पे गया। मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है? राइट सोल्ड या रिनाउंस टू द पर्सन, इधर एक पर्सन, इसने क्या कर दिया? इसने अपने राइट रिनाउंस कर दिया, मतलब किसी दूसरे को दे दिया, तो इसके लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं हुई ना, राइट रिनाउंस कर दिया इसने, तो राइट एक्सरसाइज ही नहीं करा। अब ये जो पर्सन है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जितना पैसा इसने इसको दिया होगा। थर्ड वाला पॉइंट ये, राइट शेयर्स विच आर परचेज्ड बाय द पर्सन, इसने अगर ये परचेज करा होगा तो क्या होगा? परचेज प्राइस पेड टू द रिनाउंसर एज वेल एज टू द कंपनी। सपोज रिनाउंसर को इसने पे करा है 7 रुपए, कंपनी को पे करे हैं इसने 2 रुपए, तो टोटल 9 रुपीज हो गया इसका प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मानेंगे वो 9 रुपीज होएगा। ओके, डन। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बीइंग इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिन पे एसटीटी पे करा है। हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखनी है, एंड 2 चीजें और देखनी है, एफएमवी या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज लोअर। लोअर वाला फर्स्ट से कंपेयर होगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, नेक्स्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये ऊपर जो था वो सब हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या क्या लेनी है। अब अलग अलग केसेस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बदल जाता है। वैसे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? सेल प्राइस। सबसे पहले आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हो, FVOC। ये क्या होता है? आपका सेल प्राइस, कितने में आपने एसेट को बेचा है। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जब आपका FVOC डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं रहता है। जैसे सबसे पहला केस सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अगर आपने लैंड बिल्डिंग या दोनों ही
बेचा है तो उस केस में क्या करना है, एसडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन। अगर एसडीवी आपका ज्यादा है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से, तभी गड़बड़ होगी। एक्चुअल ज्यादा है तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर एसडीवी ज्यादा है तो चेक करना है क्या एसडीवी एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा है क्या। अगर हाँ तो एसडीवी, बट अगर ना बराबर है या कम है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। मतलब 110% जितना डिफरेंस अलाउ कर सकते हैं, मतलब 10% का 10% जितना वेरिएशन अलाउड है। अगर वेरिएशन उससे भी ज्यादा है तो वो अलाउड नहीं है बिल्कुल। तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एक्चुअल कंसिडरेशन अगर ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी से तो समस्या ही नहीं है, फिर तो आने दो पैसा, खूब पैसा आने दो, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो गया। फिर अगर आपका केस एओ जो है वो वीओ को रेफर कर देता है, याद है आप संतुष्ट नहीं होते हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से, तो एओ आपका केस जो है वो वीओ को रेफर कर देता है। हाँ ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो वैल्यू वीओ ने डिटरमाइन करी है अगर वो एसडीवी से ज्यादा है तो एसडीवी। इसमें असेसी के बेनिफिट का काम होता है, असेसी का बेनिफिट होता है। अगर वीओ की वैल्यू ज्यादा है तो तुम डर गए रे यार फालतू लेकर के आए, तो फिर एसडीवी। बट अगर वीओ की वैल्यू कम है तो वीओ की वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर का अमाउंट आ जाता है, असेसी के बेनिफिट का काम होता है। अच्छा ये क्या लेना होता है, एसडीवी की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है डायरेक्ट, ये एसडीवी नहीं है, कंपैरिजन ही तो एसडीवी से कर रहे हैं। ये क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, अभी अगर एग्रीमेंट की डेट और ट्रांसफर की डेट अलग अलग है, एग्रीमेंट और ट्रांसफर की डेट अलग अलग है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अगर आपने एग्रीमेंट वाली डेट पर कुछ भी पेमेंट कर दिया बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक या फिर आपके आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस ऑनलाइन मोड से कुछ भी पेमेंट कर दिया, तो हम कौन सी डेट की वैल्यू कंसिडर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो एग्रीमेंट की डेट की लगेगी, वरना ट्रांसफर वाली डेट की लगेगी। हो सकता है ट्रांसफर वाली डेट पे वैल्यू ज्यादा हो जाए, बढ़ सकती है ना, तो कोई भाव तो यूं बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, अभी आगे हाँ जी, सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में सेल प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर लेना है। आगे अगर आपके सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो सकता तो ट्रांसफर वाली डेट पे जो भी एफएमवी थी वो कंसिडर करनी है। एक्सेप्शंस वेयर कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जनरली तो कैपिटल गेन जो है वो ट्रांसफर वाले ईयर में ही टैक्सेबल हो जाता है, बट ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये वो कैपिटल गेन है जो ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होते हैं, बट जब आपको रिसिप्ट हुए, मतलब जब आपको पैसा मिला है ना, तब टैक्सेबल होगा। इसमें सबसे पहला है इंश्योरेंस रिसिप्ट। अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम का जो भी पैसा है तो वो जब आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तब नहीं लगता है, ये कब लगता है, जब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला। टैक्सेबिलिटी यानी कि इंडेक्स नंबर हम डिस्ट्रॉय वाला ही देखते हैं, लेकिन जो कंप्यूटेशन करते हैं वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव वाले टाइम की करते हैं। ठीक है, और यूलिप के केस में भी यही होता है, कन्वर्जन के केस में भी यही होता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आप कोई कैपिटल एसेट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाए हो अपनी फर्म में तो भी यही केस होएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में भी यही लगता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट यानी कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में भी यही लगेगा। ये सारे केसेस हम इन डिटेल अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे टैक्सेबिलिटी आती है। फिर
रिसिप्ट ऑफ मनी और कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड बाय पार्टनर्स और मेंबर्स ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन पे पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है, जब वो मिल जाएगा ना तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये कैपिटल गेन के स्पेशल केसेस। अब इन स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस है कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल होता है कौन से साल में? जिस साल में पैसा रिसीव हो रहा है। कैपिटल गेन क्या होगा? मनी रिसीव्ड या फिर एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट। ठीक है, अगर डेप्रिशिएबल असेट के केस में है तो सेक्शन 50 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 50 क्या बात करता है? बिल्कुल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताता है, डब्ल्यूडीवी से एक्सीड कर रहा है या डब्ल्यूडीवी से कम है। सेक्शन 50 हम डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप का प्रोविजन क्या बोलता है? यूलिप, सबसे पहले ये देखो आपने पॉलिसी कब ली थी, 1 फरवरी 21 से पहले ली थी या 1 फरवरी 21 या उसके बाद में ली थी। अगर पहले ली थी तो प्रीमियम जो है 10, 15 या 20% ऑफ सम अश्योर्ड को एक्सीड कर रहा है क्या? अगर हाँ तो आईएफओएस में टैक्सेबल, अगर ना तो एग्जेम्प्ट होता है। 10, 15, 20 कौन से केस में क्या लगता है? तो ये रहा 10% इस डेट से इस डेट के बीच में, यानी कि 12-13 के बीच में अगर पॉलिसी ली गई है तो 10%। अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 13 ली गई है तो 10% इन केस ऑफ नॉर्मल एंड 15% इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन। और 2012 से पहले तो 20% था, अब कम कर दिया है, अब 10% कर दिया है। बिल्कुल, डिडक्शन के केस में भी यही जाता है। ठीक है, अभी लेकिन अगर आपने पॉलिसी बाद में ली है, फरवरी 21 के बाद में, तो आपको देखना है प्रीमियम एक्सीड कर रहा है क्या। अगर प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है और आपके पास में सिंगल यूलिप है तो कैपिटल गेन हो जाएगा मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस जितना भी प्रीमियम आपने अभी तक पे करा है वो। अगर आपके पास में मल्टीपल यूलिप्स हैं तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो उन यूलिप्स के ऊपर जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है एंड प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड से एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है, बट अगर प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख है तो क्या होता है? तो उस केस में आपको 10, 15 और 20% वाला पुराना वाला ही काम देखना है। डन। आगे, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल गेन क्या होगा? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के दिन क्या एफएमवी थी माइनस वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कौन सी डेट से डिसाइड होगी आपकी? जिस दिन वो कैपिटल असेट कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, टैक्सेबिलिटी कब आएगी? आप ये कैपिटल गेन जो है ये कंप्यूट कब करोगे? बेच दोगे तब, बिल्कुल जब सेल हो जाएगा। ठीक है, पीजीबीपी में भी अमाउंट जाता है कंसिडरेशन माइनस एफएमवी, बिल्कुल वो जाता है पीजीबीपी के अंदर। अगर प्रोपोर्शनेट स्टॉक सोल्ड हुआ है तो उस अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी आती है। इंडेक्स फॉर ईयर ऑफ ट्रांसफर विल बी ईयर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि जिस साल कन्वर्जन हुआ है हम उसी साल ट्रांसफर मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये डीमैट अकाउंट वाला ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन जो है वो टैक्सेबल हो जाता है कौन से साल में? जिस साल में आपको फर्स्ट टाइम अमाउंट रिसीव हुआ है।
चाहे कितना भी अमाउंट रिसीव हो, मान लो आपका कॉम्पेंसेशन 1 करोड़ का है और आपको 10 लाख जो है वो आज मिल गए, तो आज के दिन पूरी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक का लेना है, अप टू द डेट जब असेट कंपल्सरी एक्वायर किया गया था। इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन के केस में इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन का जो नेचर होता है वो सेम एज ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन होता है, और दूसरी चीज आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग, कैपिटल गेन वगैरह सब कुछ पुराने वाले का देखना है। बस इस केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन माइनस हो जाएगा लिटिगेशन एक्सपेंसेस से। नेचर वाला पॉइंट सेम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, निल, क्योंकि आप ओरिजिनल में ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। ठीक है, अभी टैक्सेबिलिटी कब लानी है, फाइनल ऑर्डर जब पास हो जाएगा तब, इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे नहीं। फाइनल ऑर्डर पास होकर के जब आपको पहला अमाउंट रिसीव हो गया तब। ओके, ओरिजिनल या इनहैंस्ड कॉम्पेंसेशन अगर असेसी के डेथ के बाद में मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा लीगल हेयर के केस में। इस कॉम्पेंसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो आता है अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ठीक है, डन। आगे, ट्रांसफर अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर ट्रांसफर क्या होता है कि जैसे सपोज एक बिल्डर है, बिल्डर ने, ये इधर आप हो और इधर बिल्डर है, बिल्डर ने आपकी असेट का पोजेशन लिया, आपने पोजेशन ट्रांसफर करा और बदले में आपको क्या मिल गया, प्रोजेक्ट में शेयर। बिल्डर ने फ्लैट्स बनाए, वो फ्लैट्स में से कुछ फ्लैट्स आपको दे दिए, फ्लैट्स प्लस अमाउंट किसी भी फॉर्म में कंसिडरेशन आ सकता है। तो सेल कंसिडरेशन क्या होगा, एसडीवी, भाई प्रोजेक्ट वो फ्लैट्स ही तो है ना, तो फ्लैट्स की जो एसडीवी होगी वो सीसी वाले दिन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू वाले दिन, प्लस जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो। टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब सीसी इशू होगा, इंडेक्स पोसेशन वाले ईयर का लेना है। ठीक है, लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथों में एग्जेम्प्ट होता है, शेयर होल्डर के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाता है एफएमवी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, बस इधर ये अलग होता है, माइनस करेंगे शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि डीम्ड डिविडेंड। बिल्कुल, सेक्शन 2 क्लॉज 22, डीम्ड डिविडेंड जो होता है मतलब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जो भी बांट रहे हो ना वो माइनस होता है। ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसके अंदर चेंज्ड है, नया है ना ये और कहीं पर भी नहीं पढ़ा भी आपने, ऊपर पढ़ोगे भी नहीं ना, कंपनी पहली बार ही आई है, अभी कंपनी का केस अभी अपन ने पहला बार ही देखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज प्राइस। अभी बायबैक का अब तो बदल दिया गया है, खैर पहले जो ये कंपनी के केस में हो रहा था ये गलत चीज भी थी, अब इसे उल्टा कर दिया, अब जो शेयर होल्डर है उसके हाथों में टैक्सेबिलिटी आती है, अब कंपनी के हाथों में नहीं आती है। बायबैक का चेंज कर दिया गया है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में कितना था, 23.96, शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट, अब इसे चेंज कर दिया। फॉरेन कंपनी के केस में नॉट टैक्सेबल और इधर शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होता था पहले, तो फॉरेन के केस में जो था। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। स्लम सेल के केस में सबसे पहली बात तो नो इंडेक्सेशन, 36 महीने का टाइम पीरियड देखा जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसी पे डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म है तो 20% की रेट, शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल स्लैब रेट। और स्लम सेल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है आपको, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ होती है टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। रिवैल्यूड अमाउंट कंसिडर नहीं करना है, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। अभी असेट्स की वैल्यू क्या क्या लेनी है, डेप्रिशिएबल असेट के केस में WDV, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में निल, 35 AD का भी निल, और अदर असेट्स की बुक वैल्यू।
ठीक है, ओके। एडवांस मनी फोरफिटेड, एडवांस मनी फोरफिटेड अगर 1/4/2014 से पहले का है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाएगा, बाद का है तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ठीक है, इफ फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर तो हमें इस चीज को इग्नोर करना है। अभी एलटीसीजी एसटीसीजी के केस में क्या होता है, तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट्स लगती हैं वो एसटीसीजी 111A, एसटीसीजी 111A यानी कि वो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसपे एसटीटी पे करा है 15%, और अगर लॉन्ग टर्म है यानी कि 112A तो लगती है आप पर रेट 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अलावा है तो स्लैब रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अलावा है तो 20% टैक्स रेट लगती है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के ऊपर। अभी कुछ बेनिफिट्स हैं जो उसमें से आपको मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, तो इधर देखिए आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट तो आपको सबसे मिलेगा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, मतलब 2.5 लाख तक की अगर आपकी अदर इनकम है, 2.5 लाख से कम है, तो बची हुई इनकम को आप बाकी अदर स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। रिबेट मिलेगी नहीं, 112A से रिबेट नहीं मिलती है, डिडक्शंस मिलती है नहीं। ठीक है, डन, ओके। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो गया 112, टैक्स रेट कितनी 10 और 20, 20 कौन से केस में लगती है, अच्छा डिबेंचर्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर जीरो कूपन बॉन्ड के केस में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो 10% से टैक्स पे कर दो और इंडेक्सेशन का फायदा मत लो, या फिर 20% से टैक्स पे करो और इंडेक्सेशन का फायदा ले लो, दोनों में से जो आपको सही लगे। ठीक है, फिर बेनिफिट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी एसटीसीजी 111A की बात करें तो इसमें केवल डिडक्शंस के लिए मना करा है, बाकी दोनों चीजें इधर अवेलेबल है। ये थी टैक्स रेट्स। ओके, ये पूरा टैक्स रेट वाला हो गया, ये थी आपकी टैक्स रेट्स। अब कैपिटल गेन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन, तो एग्जेम्पशंस के केस में क्या होता है, सबसे पहले है आपकी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन क्या बोलती है, एलिजिबल असेसी कौन, इंडिविजुअल एचयूएफ। अच्छा 54, 54B साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, चलो। एलिजिबल असेसी, इंडिविजुअल एचयूएफ, इधर भी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कौन सा असेट ट्रांसफर करोगे तब जाकर के बेनिफिट मिलेगा, तो असेट होना चाहिए 54 के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी हाउस प्रॉपर्टी, जो अदर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हुई हो, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी सेक्शन 22 में टैक्स हुई थी ना, उसे अगर आप बेचते हो और बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आप कोई दूसरा घर खरीदते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अभी वो जो दूसरा घर है वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ठीक है, इधर मेंशन है ये रहा। 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है अगर कैपिटल गेन तो एक घर ले सकते हो, और अगर अप टू 2 करोड़ से तो 2 घर ले सकते हो। घर कितने समय में लेना है, अगर घर खरीद रहे हो तो ट्रांसफर से या तो 1 साल पहले या फिर ट्रांसफर के 2 साल बाद, और अगर घर बनवा रहे हो तो ट्रांसफर के 3 साल बाद। 3 साल, 2 साल, 1 साल। ट्रांसफर से पहले तो 1 साल, ट्रांसफर के बाद 2 साल या 3 साल। ठीक है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कैपिटल गेन या अमाउंट इन्वेस्टेड, मैक्सिमम 10 करोड़।
विच एवर इज लोअर, कैपिटल गेन या इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम कितना जाएगा 10 करोड़ तक। अच्छा, एक और लिमिटेशन है, 3 साल तक आप इस नए घर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था अब वो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑल राइट, ये था 54। अभी 54B। 54B किसके लिए है? सेम इंडिविजुअल HUF के लिए। कौन सा असेट बेच रहे हो? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर पर्पस के काम आया हो 2 साल पहले तक। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच करके अगर आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, चाहे अर्बन चाहे रूरल, कितने साल में? विद इन 2 years। तो कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड, इधर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, विच एवर इज लोअर टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी लगती है, विद इन 3 years आपको उस असेट को ट्रांसफर नहीं करना है, अगर कर दिया तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। एग्जेम्पशन विड्रॉ कैसे होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 54D एनी असेसी के लिए है। कौन सा असेट कंपल्सरी एक्विजिशन अगर हुआ है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, शर्त है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एटलीस्ट 2 साल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काम में आई होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 years। उसको बेच करके आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? वो आपको इन्वेस्ट करना है लैंड और बिल्डिंग, वो भी कौन सी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, और कितने साल में? विद इन 3 years, 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, अभी कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? वही सेम कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट इज ग्रेटर तो एंटायर, और अगर लोअर है तो अप टू कैपिटल गेन। दैट मीन सिंपल इसका भी यही है, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। और इसमें भी कंडीशन है 3 साल तक आपको उसे ट्रांसफर नहीं करना है। तो 54, 54B और 54D ऑलमोस्ट सेम से ही हैं। 54 लगता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, 54B लगता है एग्रीकल्चर लैंड पे, 54D लगता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे। अभी 54EC, 54EE और 54F। बिल्कुल, 54EC और 54EE जो है वो दोनों बोलते हैं कि एक्वायर करो बॉन्ड्स, EC एंड EE। एनी असेसी, कौन सा असेट ट्रांसफर हो रहा है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हेल्ड फॉर मोर देन 24 months। ठीक है, अभी लैंड और बिल्डिंग बेच करके कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है? पैसा इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स ऑफ NHAI और RECL और नोटिफाइड बॉन्ड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी मेंशन होगा। अभी क्योंकि बॉन्ड्स में आपको बहुत ज्यादा खोज करने की जरूरत नहीं ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर रखा है, तो टाइम पीरियड कम देते हैं। कितना टाइम पीरियड देते हैं? 6 महीने का टाइम देते हैं। बट शर्त है कि बॉन्ड्स जो है वो रिडीमेबल होने चाहिए आफ्टर 5 years। ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट कितनी? कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 lakhs। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 साल अगर ट्रांसफर करा तो जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करा था उसे टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, कन्वर्जन के केस में 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो कब से देखना है? डेट ऑफ सेल से देखना है। ये CBDT का सर्कुलर था, अपने लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता है सर्कुलर। ठीक है, आगे 54EE, ये भी एनी असेसी पे
कौन सा आपको गेन होना चाहिए? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कहाँ इन्वेस्ट करो? यूनिट्स, इन्वेस्टेड इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स। ये स्पेसिफाइड फंड्स कौन होते हैं? स्टार्टअप्स के फंड्स में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां पर जो स्टार्टअप्स को, जैसे एंजल फाइनेंसिंग जो होती है, ऐसे लोग जो स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते हैं ना, उनको पैसा दो। कितने टाइम में? 6 महीने। कितना एग्जेम्प्ट होगा? सेम एक्चुअल और 50 लाख विच एवर इज लोअर। एक्चुअल और अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन अप टू मैक्सिमम ऑफ 50 lakhs। वही सेम कहानी इधर भी, 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट 54F, एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल और HUF असेट। कौन सा? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस के लिए मना किया है, ठीक है। वो बेच करके क्या खरीदना है? एक रेजिडेंशियल हाउस, एक ही। अब इधर कोई 2 करोड़ वगैरह वाली लिमिट नहीं है, इधर क्या बोला? एक रेजिडेंशियल हाउस। कितने टाइम में? टाइम पीरियड वही है, 1 साल पहले, 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद। कंस्ट्रक्शन है तो 3 साल बाद। कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इधर, ठीक है। कैसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टैक्सेबल होगा? अगर इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो आपने खरीदा है, अगर वो कम का है एज कंपेयर टू नेट सेल कंसिडरेशन, तो ओनली प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। अभी कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है, वो अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। और अगर पूरी एग्जेम्पशन चाहिए तो पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करो। अगर 100% एग्जेम्पशन चाहिए तो मैक्सिमम कितनी? 10 करोड़। 3 साल वाली कंडीशन इधर भी सेम लगती है। हाँ, इधर सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन जो है वो ये है दैट असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर वाली डेट पे आपका वो इकलौता घर होना चाहिए। एंड ऑल्सो असेसी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल में कोई दूसरा घर नहीं खरीदेगा असेसी, और कंस्ट्रक्ट करवाना है तो 3 साल में कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। 54G, GA एंड GB। अभी ये क्या बोलता है? 54G, GA एंड GB, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम सी ही बात करते हैं। 54G एंड GA जो है वो एप्लीकेबल होता है सारे असेसीज के ऊपर, ऑल असेसी, एनी पर्सन। क्या ट्रांसफर करना है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू अदर एरिया। अर्बन एरिया से दूसरे जगह पर आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी ये चीजें तो आप बेचोगे ट्रांसफर कर रहे हैं तो, और उसके बदले में क्या एक्वायर करना है? परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी या फिर बिल्डिंग। कहां पर? इन रूरल एरिया। ओरिजिनल एसेट शिफ्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कितने टाइम में? विद इन 1 year और 3 years। कितना कैपिटल गेन आएगा? कैपिटल गेन और कॉस्ट इनकर्ड विच एवर इज लोअर, वो हर केस में सेम है। और 3 साल तक बेच नहीं सकते हो वरना कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इधर भी, इधर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जगह बस क्या रिप्लेस हो गया है? सेज। बाकी पूरा का पूरा सेम है। हाँ, अदर एरिया की जगह सेज आ गया, सॉरी। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पहले था अदर एरिया, इधर आ गया है सेज। बाकी पूरा प्रोविजन सेम है। 54GB, 54GB इंडिविजुअल HUF के ऊपर लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुड टेक प्लेस बिटवीन 12 to 22। 2012 से लेके 2022 के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर करके आपने पैसा कहाँ लगाया हो?
25% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार्टअप कंपनी। और ये जो स्टार्टअप कंपनी है इस पे भी कंडीशन है कि इसने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो न्यू एसेट एक्वायर करने में। आपने 25% इक्विटी शेयर्स लिए स्टार्टअप के, फिर उस पैसे का स्टार्टअप क्या करे, न्यू एसेट में इन्वेस्ट करे। वैसे तो स्टार्टअप्स के लिए टाइम होता है मैक्सिमम 6 महीने का, स्टार्टअप्स को जो इन्वेस्ट करना है न्यू एसेट में 6 महीने में, ठीक है। कैपिटल गेन कितना, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। और यहां बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 5 साल तक रखनी है वरना टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक अपना विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। ऊपर जिन जिन चीजों को ट्रांसफर माना गया था, सॉरी नॉट ट्रांसफर, ट्रीट करा गया था ना, और जो ट्रांसफर नहीं थे, ट्रांसफर नहीं होने की वजह से कैपिटल गेन लगा, अभी उसमें से कौन कौन, एक तो 100% होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाला, एक सोल प्रोप्राइटर फर्म टू कंपनी, सोल प्रोप्राइटर या फर्म टू कंपनी, और एक प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी टू एलएलपी। अगर ये कुछ कंडीशंस हैं, ऊपर जो मेंशन कंडीशंस हैं वो वायलेट कर दी वो तो अलग, प्लस ये वाली कंडीशंस भी अगर वायलेट कर दी तो ट्रांसफर मान लेंगे और कैपिटल गेन लग जाएगा। क्या क्या, इफ एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 years such capital asset is converted by company into stock in trade। कंपनी ने अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 100% होल्डिंग और सब्सिडरी ना, मान लो होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा था, होल्डिंग ने सब्सिडरी, और सब्सिडरी ने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। 8 साल के अंदर अंदर अगर कर दिया ना तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा और एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। या फिर 100% होल्डिंग सब्सिडरी सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो गई। 100% होल्डिंग सब्सिडरी कब होती है, जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के सारे शेयर्स होल्ड करती है, इसी को तो बोलते हैं 100% होल्डिंग। अगर ये 100% की जगह 99.99 भी हो गई तो भी विड्रॉ हो जाएगी एग्जेम्पशन। हाँ, वही एग्जेम्पशन विड्रॉ, एक ही बात होती। ट्रांसफर नहीं माना था मतलब कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन दे दी थी ना, अब ट्रांसफर मान करके कैपिटल गेन लगा देंगे, ऐसा, ठीक है। और बाकी दोनों केसेस में जो कंडीशंस ऊपर मेंशन है वो सारी अगर आपने वायलेट कर दी तो जिस साल में तो ट्रांसफर नहीं माना था वो तो ट्रीटमेंट हो गया, ये जिस साल में आप कंडीशंस वायलेट करोगे उस साल में ट्रांसफर मान लेंगे और कैपिटल गेन लग जाएगा आपके ऊपर। ओके, ये था अपना कैपिटल गेन, ये पूरा कैपिटल गेन था। अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो आपके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग के एक साथ, फिर डिडक्शंस। अब बड़ा टॉपिक क्योंकि डिडक्शन है तो उसका एक कंप्लीट वीडियो होगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग, ये एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, हाँ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, देन एएमटी एंड रिलीफ अंडर 89, ठीक है। थैंक यू।